तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार मराठी मूवी जिसका नाम है संगीत मान अपमान। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें संग्रामपुर राज्य को दिखाया जाता है। वहीं हम महारानी को देखते हैं जो काफी ज्यादा परेशान लग रही थी। साथ ही महारानी किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित थी। अब हमें पता चलता है कि उनके सेनापति अब रिटायर होने वाले हैं, जो कि महारानी के खास पसंदीदा लोगों में से एक थे। इसीलिए महारानी को बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी कि सेनापति के यहाँ से जाने के बाद उनके राज्य की रक्षा कौन करेगा। असल में राजा साहब की कुछ समय पहले मृत्यु हो गई थी। राजा की मृत्यु के बाद सेनापति ने सारा काम संभाल लिया था। रानी कहती है कि क्या उन्हें चंद्रविलास को सेनापति बनाना चाहिए। ये सुनकर अभी वाले सेनापति ये मना कर देते हैं। सेनापति का मानना था कि चंद्रविलास इतना सही नहीं है कि वो राज्य को संभाल पाएगा। यहाँ चंद्रविलास एक छोटा सेनापति होता है, लेकिन उसके अंदर महासेनापति बनने की काबिलियत नहीं है। सेनापति रानी से अब वादा करते हैं कि वो 1 साल के अंदर अंदर उनके लिए एक योग्य सेनापति ढूंढ देंगे। के बाद हम उसी राज्य में रहने वाले एक आदमी धैर्यधर को देखते हैं। धैर्यधर बाकी लोगों की तरह एक आम इंसान होता है। धैर्यधर आर्मी में जाना चाहता था, लेकिन उसकी माँ उसे आर्मी में जाने नहीं देती, क्योंकि धैर्यधर के पिता भी आर्मी में सोल्जर हुआ करते थे और एक युद्ध के दौरान उनकी मौत हो गई। और यही कारण होता है कि धैर्यधर की माँ उसे खोना नहीं चाहती थी। इसके बाद कहानी में हमें एक खूबसूरत लड़की को दिखाया जाता है। लड़की का नाम भावनी होता है, जो काका साहेब की एक लौती बेटी होती है। लौती होने की वजह से उसे काफी लाड़ प्यार से पाला गया था। आज भावनी काका साहेब और चंद्रविलास के साथ मंदिर जा रही होती है। अभी हमें पता चलता है कि चंद्रविलास भावनी को पसंद करता है, मगर भावनी तो उसके लिए कोई ऐसी फीलिंग्स नहीं रखती थी। अब जब ये लोग मंदिर पहुंचते हैं तो चंद्रविलास वहां पर इनके लिए भीड़ को हटा देता है। जहां काका साहेब चंद्रविलास से कहते हैं कि तुम्हें इस तरह से लोगों के साथ पेश नहीं आना चाहिए। मगर चंद्रविलास को तो अपने ओहदे का बहुत ज्यादा घमंड था। अब ये लोग दर्शन करने के लिए मंदिर में प्रवेश करते हैं, जहां पंडित जी भावनी से कहते हैं तुम्हारा पति यहीं कहीं है। सुनकर चंद्रविलास बहुत ज्यादा खुश होता है, कि उसे ऐसा ही लगता है कि भावनी की शादी उसी के साथ होगी। पर तभी हम वहां देखते हैं कि धैर्यधर भी उसी मंदिर में आया हुआ था। धैर्यधर अपनी माँ के साथ दर्शन के लिए आया था। धैर्यधर जैसे ही चंद्रविलास को देखता है, वह उसे कुछ बताने की कोशिश करता है, मगर चंद्रविलास तो किसी आम इंसान की बातें सुनना पसंद ही नहीं करता था। इस वजह से वो धैर्यधर को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद धैर्यधर चंद्रविलास के एक आदमी को बताता है कि शायद हमारे राज्य में कुछ घुसपैठिए घुस आए हैं, लेकिन वे आदमी भी धैर्य की बातों को इग्नोर करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन वहाँ के बाजार में हमला हो जाता है, जिससे काफी सारी दुकानें जल गई होती हैं। इस हादसे की वजह से काका साहेब भी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। धैर्य काका साहेब को बताता है कि मैंने चंद्रविलास को इस बारे में बताने की कोशिश की थी, लेकिन चंद्रविलास और उसके आदमियों ने मेरी कोई बात नहीं सुनी। ये सुनकर चंद्रविलास गुस्सा हो जाता है और धैर्य को वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन काका साहेब धैर्य को रोकते हैं और उसकी बातें सुनते हैं। धैर्य काका साहेब को बताता है कि मुझे पता है ये हमला किसने किया होगा। असल में ये हमला पड़ोसी राज्य ने किया था, जो कि रानी साहिबा का भतीजा होता है। असल में रानी साहिबा के पति और उसके भाई के बीच बंटवारा हुआ था, जहां उन दोनों को अलग अलग राज्य मिले थे। मगर रानी साहिबा के भतीजे को तो अब संग्रामपुर राज्य भी चाहिए था। इसीलिए रानी साहिबा का भतीजा ये सारी साजिशें कर रहा होता है। अब जब ये सारी बातें रानी साहिबा को पता चलती है, तो वो काका साहेब से कहती हैं कि आप एक बार जाकर उससे बात कर लो और उसे समझा दो कि तुम ठीक से रहो, वरना हमारे बीच में युद्ध हो जाएगा। इसके बाद काका साहेब रानी साहिबा के भतीजे से मिलने उनके राज्य पहुंच जाते हैं। काका साहेब रानी साहिबा के भतीजे को समझाते हैं कि तुम ये सब करना बंद कर दो, वरना हमारे बीच युद्ध होगा। मगर भतीजा तो कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं था। इसके बाद काका साहेब जब वापस अपने राज्य लौट रहे होते हैं, तो उनके ऊपर हमला हो जाता है। मगर तभी वहां पर धैर्यधर पहुंच जाता है और वो काका साहेब को बचा लेता है। इससे काका साहेब धैर्य से काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो दूसरे ही दिन धैर्य के घर पहुंच जाते हैं और उसे जान बचाने के लिए धन्यवाद देते हैं। वे धैर्यधर से कहते हैं कि तुम जैसे बहादुर इंसान की जरूरत हमें फौज में है, तुम्हें आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए। मगर धैर्य काका साहेब से कहता है माँ को ये सब पसंद नहीं। काका साहेब कहते हैं कि अगर तुम्हारी इच्छा है तो मैं तुम्हारी माँ से बात कर लूंगा। ये सुनकर तो धैर्य काफी ज्यादा खुश हो जाता है।
अब काका साहेब के समझाने के बाद उनकी माँ उसे परमिशन दे देती है, मगर उसकी माँ की 3 शर्तें होती हैं, जिसमें वो कहती हैं कि सूर्य उदय होने से पहले तुम्हें घर आना होगा। दूसरी शर्त माँ की ये होती है कि धैर्य फौज में काम जरूर कर सकता है, लेकिन युद्ध वुद्ध नहीं करेगा। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण शर्त ये होती है कि धैर्य कभी हाथों में हथियार नहीं लेगा। अब धैर्य ये सारी बातें सेनापति को बताता है। ये बातें सुनकर तो काका साहेब को हंसी आ जाती है। काका साहेब कहते हैं कि यहाँ पर और भी बहुत सारे काम होते हैं, तुम अपनी माँ की शर्तें मानते हुए यहाँ कुछ और काम कर सकते हो। धैर्य भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो काका साहेब के वहाँ काम करने लगता है। यहीं ये बात चंद्रविलास को बिल्कुल पसंद नहीं आती। चंद्रविलास का मानना था कि काका साहेब लोगों के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचने लगते हैं। इस पर भावनी कहती है कि धैर्य ने मेरे बाबा की जान बचाई है, इसलिए वो धैर्य के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। मगर ये बात चंद्रविलास को रास नहीं आती और वो अपने पास धैर्य को बुलाता है। वो धैर्य से कहता है कि काका साहेब के ऊपर हमला रानी जी के भतीजे ने करवाया था, और वो धैर्य से कहता है कि अगर काका साहेब के हाथों में ऐसा होता कि वो रानी के भतीजे के ऊपर हाथ उठाते, लेकिन वो एक सेनापति है, वो ऐसा नहीं कर सकते। अगर वो ऐसा करते तो दोनों राज्यों के बीच युद्ध छिड़ जाता। मगर तुम तो एक आम इंसान हो, तुम जरूर ऐसा कुछ कर सकते हो। ये सुनने के बाद धैर्य फैसला कर लेता है कि वो रानी साहिबा के भतीजे को सबक जरूर सिखाएगा। धैर्य को पता चलता है कि वे लोग इस राज्य पर हमला करने की प्लानिंग कर रहे थे। धैर्य अपने दोस्तों के साथ जाकर उन पर हमला कर देता है और उनके सारे हथियारों को लेकर आ जाता है, जिसे देखकर तो काका साहेब और रानी साहेब दोनों ही बहुत ज्यादा खुश होते हैं और ये लोग कुछ डिस्कस करते हैं। फिर ये लोग एक टुकड़ी बनाने की सोचते हैं और उसका हेड धैर्य को बनाने की सोचते हैं। ये बात सुनकर तो धैर्य टेंशन में आ जाता है, क्योंकि अपनी माँ की शर्तों के मुताबिक वो हथियार नहीं उठा सकता था, मगर उसकी माँ उसकी मेहनत और लगन को देखकर उसे परमिशन दे देती है हथियार उठाने की। इसके बाद धैर्य अपनी टुकड़ी का हेड बन जाता है, जिसे देखकर तो चंद्रविलास आग बबूला ही हो जाता है, क्योंकि काका साहेब ने इतना बड़ा फैसला जो अकेले ले लिया था। चंद्रविलास का कहना था कि वो एक शाही खून है, इसके बावजूद भी काका साहेब यहाँ धैर्य जैसे लोगों को क्यों ला रहे हैं। चंद्रविलास भावनी से कहता है कि मुझे धैर्य पर शक है, वो जरूर कोई साजिश रच रहा है, वरना वो ऐसे ही तुम्हारे काका साहेब की जान नहीं बचाता। ये सुनकर तो भावनी भी सोच में पड़ जाती है। अगले ही दिन भावनी का जन्मोत्सव होता है, जहाँ काका साहेब धैर्य की माँ को भी बुलाते हैं। पहले तो धैर्य की माँ वहाँ जाने से मना करती है, मगर धैर्य के कहने पर वो जाने के लिए मान जाती है। इसके बाद हम चंद्रविलास को देखते हैं, जो कि भावनी को एक बहुत बड़ा सरप्राइज देता है। अगर भावनी चंद्रविलास से कहती है मैंने तुम्हें सिर्फ अपना दोस्त माना है, जो सुनकर चंद्रविलास अपसेट हो जाता है। इसके बाद वो भावनी से कहता है कि मैं तुम्हारी हाँ का इंतजार करूंगा। इसके बाद भावनी से धैर्यधर की माँ मिलने आती है। इसके बाद धैर्यधर की माँ भावनी के पास आती है और उसे उसी की ज्वेलरी उपहार स्वरूप देती है। दरअसल जब भावनी मंदिर गई थी तो उसकी वो ज्वेलरी गिर गई थी, जो कि धैर्यधर को मिली थी। धैर्य ने वो ज्वेलरी अपनी माँ को दे दी थी ताकि वो ज्वेलरी वापस भावनी को दे सके। तभी काका साहेब भावनी से कहते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा विवाह धैर्य के साथ हो जाए। ये सुनकर तो भावनी को बहुत जोर का गुस्सा आ जाता है और वो वहीं पर धैर्य की माँ की इंसल्ट करने लगती है। साथ ही वो ये भी कहती है कि जरूर ये ज्वेलरी धैर्य ने चोरी की होगी। यहाँ पर धैर्य की माँ को बहुत ज्यादा बुरा फील होता है। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। काका साहेब भावनी को समझाते हैं कि तुम्हें किसी से इस तरह से बातें नहीं करनी चाहिए। वो भावनी से कहते हैं कि मैं तुम्हारे विवाह के लिए कोई तुमसे जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, ये तुम्हें ही सोचना है कि तुम्हें किससे शादी करना है। अब मैं ये तुम पर छोड़ दूंगा। मुझे तो धैर्य तुम्हारे लिए अच्छा लगा, इसलिए मैंने तुमसे ये बात कही थी। इसके बाद काका साहेब भावनी को समझाते हैं कि तुमने धैर्यधर की माँ की बहुत ज्यादा बेइज्जती की है, तुम्हें उनसे माफी मांगनी होगी। अब भावनी शांत हो चुकी थी, उसे भी अपनी गलती का एहसास होता है। अगले ही दिन वो धैर्यधर के घर पहुंच जाती है और उसकी माँ से माफी मांगती है। यहाँ धैर्य की माँ भी भावनी को माफ कर देती है। इसके बाद भावनी धैर्यधर से मिलने के लिए आती है, मगर धैर्य तो अपनी माँ की इंसल्ट की वजह से भावनी से बहुत ज्यादा नाराज था। इधर धैर्य भावनी की तरफ देखता भी नहीं और बिना देखे उसे काफी ज्यादा भला बुरा सुना देता है। यहाँ भावनी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है।
और वो अपने पिता के पास जाकर काका साहेब से कहती है कि धैर्य बिल्कुल भी सही इंसान नहीं है मेरे लिए। इस पर काका साहेब उसको समझाते हैं कि तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। शाम को जब धैर्य घर आता है तो उसकी माँ उसे बताती है कि भावनी आई थी और उसने मुझसे माफी मांगी। अब धैर्य को भी काफी ज्यादा बुरा लगता है कि उसने भावनी को कितना कुछ सुना दिया। अगले ही दिन धैर्य काका साहेब के पास जाता है और भावनी से कही गई बातों के लिए माफी मांगता है। वो काका साहेब से कहता है कि तुम अब आगे से कभी भी भावनी और मेरे विवाह की बातें मत कीजिएगा। काका साहेब भी इस बात के लिए मान जाते हैं। इधर भावनी अपना हुआ अपमान भूल नहीं पा रही थी। इधर चंद्रविलास भावनी को और ज्यादा भड़का रहा होता है। वो भावनी से कहता है कि मेरे पास एक रास्ता है जिससे तुम्हें धैर्य की सच्चाई का पता चल जाएगा। वो भावनी से कहता है कि धैर्य अभी दक्षिण की साइड जाएगा क्योंकि वहीं से उनके राज्य पर हमला होने वाला था और धैर्य वहीं का नियोजन करने के लिए वहां जाएगा। अब भावनी भी ये सोचती है कि मैं अपनी पहचान बदलकर वहां जाऊंगी और धैर्य के बारे में सारी सच्चाई हासिल कर लूंगी। इसके बाद भावनी अपने पिताजी को एक पत्र लिखती है और उसमें वो लिखती है कि मैं मुहिम पर जा रही हूँ, तो आप मेरी चिंता ना करें। इसके बाद भावनी और उसकी सखी कुसुम दक्षिण साइड चले जाते हैं। इधर धैर्य अपने साथियों को समझा रहा होता है कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं धैर्य ही हूँ। इसी वजह से भावनी को भी धैर्य के बारे में इधर कुछ पता नहीं चल रहा होता है। अगले दिन वहाँ पर रामायण का नाटक चल रहा था जहाँ पर हमला हो जाता है और वे लोग भावनी को जान से मार देने वाले थे, मगर धैर्य भावनी को बचा लेता है। तभी धैर्य का दोस्त उसे धैर्यधर कहकर पुकारता है। भावनी समझ जाती है कि यही धैर्यधर है जिसने अभी अभी उसकी जान बचाई थी। भावनी कंफ्यूज हो गई थी कि आखिर धैर्य कैसा इंसान है। इसके बाद भावनी धैर्यधर के साथ और ज्यादा समय व्यतीत करने लगती है। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि जैसा उसके पिताजी ने कहा था धैर्यधर वैसा ही इंसान है। वहीं भावनी धैर्य को पसंद करने लगती है। यहाँ धैर्य को तो भावनी पहले से ही बहुत ज्यादा पसंद थी, मगर वो उसकी सच्चाई नहीं जानता था, मगर वो भी उसे पसंद करने लगा था। मगर भावनी ये चाहती थी कि धैर्य पहले अपने प्यार का इजहार करे, मगर धैर्य अपने प्यार का इजहार नहीं करता। इस वजह से भावनी बहुत ज्यादा नाराज थी। अब धैर्य उसकी बातें समझ जाता है। एक दिन वो भावनी को एक बहुत ही शानदार उपहार देता है। धैर्यधर भावनी से कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ। भावनी ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश होती है, मगर वो धैर्य को कुछ भी उत्तर नहीं देती। तभी वहाँ पर भावनी से मिलने चंद्रविलास पहुँच जाता है, जहाँ वो भावनी से कहता है कि जल्दी ही हम दोनों की शादी होने वाली है। इस पर भावनी चंद्रविलास से कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली, क्योंकि मैं तुम्हें सिर्फ दोस्त मानती हूँ, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। क्योंकि अब मुझे धैर्य पसंद आने लगा है और मेरे मन में धैर्य के लिए जो भी गलतफहमी थी वो सब दूर हो गई है। और बाबा का कहना है कि धैर्य मेरे लिए सही इंसान है, मैं उसी से विवाह करूंगी। ये सुनकर तो चंद्रविलास आग बबूला हो जाता है। वो कहता है कि भावनी मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ, ये तुम कैसे भूल गई। अब भावनी चंद्रविलास पर नाराज हो जाती है। इसके बाद इधर चंद्रविलास काका साहेब को धैर्य के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है, लेकिन काका साहेब उसके षड्यंत्र में नहीं फंसते और वो उल्टा उसे ही फटकारते हुए कहते हैं कि मुझे धैर्यधर पर भरोसा है। अब चंद्रविलास समझ जाता है कि उसका सेनापति बनना नामुमकिन है और ना ही उसे भावनी मिलेगी। इसके बाद वो सीधा रानी साहिबा के भतीजे के पास जाता है और उससे हाथ मिला लेता है और वे दोनों मिलकर संग्रामपुर पर हमला करने की सोचते हैं। इधर भावनी धैर्य को पसंद करने लगी थी, इसलिए अब वो अपने प्यार का इजहार धैर्य से करने का सोचती है। जैसे ही वो एक मंदिर में धैर्य को बुलाती है और उसे बताने की सोचती है कि वही भावनी है, तभी उन पर हमला हो जाता है। इस वजह से भावनी अपनी सच्चाई धैर्य को नहीं बता पाती और उन दोनों को कैद कर लिया जाता है। यहाँ पता चलता है कि उन्हें चंद्रविलास ने ही कैद किया था, क्योंकि रानी साहिबा के भतीजे के साथ मिल गया था। जहाँ चंद्रविलास धैर्य को बताता है कि यही भावनी है, जिसे सुनकर तो धैर्यधर हैरान ही रह जाता है, क्योंकि वो भावनी से बहुत ज्यादा नाराज था। वो कहता है कि भावनी तुमने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया। इसके बाद चंद्रविलास धैर्य से कहता है कि मैं तुम्हें जरूर मारूंगा, लेकिन उससे पहले मैं भावनी से तुम्हारी आंखों के सामने ही विवाह करूंगा। ये सुनकर भावनी को बहुत जोर का क्रोध आ जाता है। वो चंद्रविलास से विवाह करने के लिए मना कर देती है। इसके बाद चंद्रविलास भावनी से कहता है
कि अब तक तो मैं तुमसे प्रेम पूर्वक पेश आ रहा था, अब मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती विवाह करूंगा। साथ ही वो भावनी से कहता है कि काका साहेब अब बूढ़े हो गए हैं और अब तो उन्हें भी हमारी शादी के बारे में मानना होगा। न कहकर चंद्रविलास वहाँ से चला जाता है। धैर्य तो भावनी से अभी तक नाराज था क्योंकि उसने इतना बड़ा सच उससे छुपाया था। अगर भावनी धैर्य को समझाती है कि मुझे सच में तुमसे प्रेम हो गया है। धैर्य भावनी से कहता है कि मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक बहुत ही मामूली सा साधारण सा आम इंसान हूँ और तुम एक राजकुमारी। इस पर भावनी कहती है कि मैं सच में तुमसे ही प्रेम करती हूँ। इस पर धैर्यधर कहता है कि मैं अपना फर्ज समझकर तुम्हें यहाँ से बचाकर ले जाऊंगा, लेकिन इसके बाद तुम मुझे अपने मन से निकाल देना। इसके बाद धैर्य अपनी चालाकी से भावनी को वहाँ से छुड़ा लेता है। दोनों वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं। इसके बाद धैर्य भावनी से कहता है तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओ क्योंकि सबसे पहले मुझे चंद्रविलास को सबक सिखाना जरूरी है। अगर भावनी अकेले जाने से मना कर देती है, अगर धैर्य के डांटने पर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद धैर्य चंद्रविलास और रानी के भतीजे पर हमला कर देता है, मगर ये लोग तो बहुत ज्यादा होते हैं और वे लोग धैर्य को पकड़ लेते हैं। ये लोग धैर्य को मारने ही वाले होते हैं। तभी वहाँ पर भावनी पहुँच जाती है। दरअसल भावनी को यहाँ धैर्य ने तलवारबाजी और बाकी सारी चीजें सिखाई होती हैं। इसी वजह से भावनी उन सब से लड़ पा रही थी और वो धैर्य को भी छुड़ा लेती है। इसके बाद धैर्य रानी के भतीजे को मार डालता है। इधर भावनी चंद्रविलास को मार डालना चाहती थी, मगर वो दोनों ही बचपन के मित्र थे। इस वजह से भावनी उसे मार नहीं पाती और वे लोग इसे बंदी बना लेते हैं। अब जैसे ही ये बात रानी साहिबा को पता चलती है, वो धैर्य से बहुत ज्यादा खुश होती है और उसे सेनापति बना देती है। वहीं धैर्य भी भावनी से कहता है कि मैंने तो यह सोचा था कि मैं तुम्हारे बगैर जी लूंगा, मगर मुझे सच में तुमसे प्रेम हो गया था। अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। यहाँ भावनी भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। इसी के साथ ये शानदार मराठी मूवी यहीं खत्म होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।